नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के 12वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है विद्युत तथा परिपथ। इस अध्याय में हम विद्युत सेल के बारे में जानेंगे, परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे। हम किसी परिपथ को किस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं, अर्थात उसको पूर्ण करने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है, स्विच, उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम यह भी सीखेंगे कि विद्युत परिक्षेत्र के माध्यम से हम विद्युत रोधक अथवा विद्युत चालक पदार्थों का किस प्रकार ज्ञान कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्युत का दैनिक जीवन में उपयोग। विद्युत का उपयोग हम अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। ये कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालना। इस प्रयोजन हेतु हम विद्युत पंप का इस्तेमाल करते हैं और विद्युत पंप को चलाने के लिए हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। घरों को प्रकाशित करना। विद्युत का इस्तेमाल हम घरों को प्रकाशित करने के लिए भी करते हैं। घरेलू उपकरणों को चलाना, जैसे मोबाइल फोन, टॉर्च, फैन अर्थात पंखा, फ्रिज, कूलर इत्यादि ऐसे घरेलू उपकरण हैं जिनको चलाने के लिए हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं विद्युत सेल की। विद्युत सेल वह युक्ति है जिसमें संचित रसायनों की सहायता से विद्युत उत्पन्न की जाती है, अर्थात विद्युत सेल में कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनसे विद्युत उत्पन्न होती है और फिर उस विद्युत को हम हमारे दैनिक कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बल्ब की संरचना। आपने घरेलू टॉर्च देखी होगी। घरेलू टॉर्च में कुछ बल्ब इस प्रकार के भी होते हैं, जबकि कुछ बल्ब एलईडी होते हैं। मैं यहाँ पर एक सामान्य बल्ब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सामान्य बल्ब की संरचना के बारे में दिखाया गया है। सामान्य बल्ब में दो तार होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल बोलते हैं या विद्युताग्र बोलते हैं। ये दोनों टर्मिनल आपस में एक तंतु के माध्यम से जुड़े रहते हैं। चित्र बी में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि किस प्रकार तार दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं बाहर की ओर, लेकिन यह तंतु के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब बाहर के टर्मिनलों से विद्युत आपूर्ति की जाती है तो बल्ब का तंतु गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। चेतावनी। आपने विद्युत के खंभों, विद्युत उपकरणों आदि पर यह निशान देखा होगा। इस निशान का मतलब होता है कि विद्युत का इस्तेमाल हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा इससे हमें चोट पहुंच सकती है या फिर यह हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो यह निशान चेतावनी का सूचक है। अब हम बात करेंगे विद्युत सेल से बल्ब जोड़ना। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, विद्युत सेल के दो भाग होते हैं, धनाग्र एवं ऋणाग्र। इसमें ऊपर की तरफ जो भाग दिखाया गया है, जो कि लाल तार के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वह धन भाग है, अर्थात वह धनाग्र है, पॉजिटिव टर्मिनल। जबकि जो तार नीचे वाले भाग पे जुड़ा हुआ है, नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है, वह विद्युत सेल का ऋण विद्युताग्र होता है। अब यहाँ पर बल्ब के दोनों टर्मिनलों को अलग अलग तारों के माध्यम से जोड़ा गया है। यहाँ पर मैंने जैसा कि पूर्व में बताया है कि इसके दोनों तार एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं बाहर की ओर। तो एक टर्मिनल को यहाँ पर हरे रंग के तार से जोड़ा गया है और दूसरे को नीले रंग के तार से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हम एक बल्ब को
विद्युत सेल से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम बल्ब से जुड़े हुए खुले हुए तारों को सेल से जुड़े हुए खुले हुए तारों से संयोजित कर देंगे। इसको जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि बल्ब कब दीप्त होगा या नहीं होगा। यदि आपने संयोजन सही तरीके से किया है तो बल्ब दीप्त होगा, अन्यथा बल्ब दीप्त नहीं होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम बल्ब से विद्युत सेल को विभिन्न प्रकार से जोड़ने की। बल्ब जोड़ने के विभिन्न तरीके। सबसे पहले, जैसा कि चित्र ए में दर्शाया गया है, यहाँ पर धन विद्युताग्र को हरे तार से जोड़ा गया है और जो ऋण विद्युताग्र है उसको नीले तार से जोड़ा गया है। जैसे ही यह संयोजन होता है बल्ब दीप्त हो जाता है, जो कि चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर सेल के एक तार को बल्ब के दूसरे तार से जोड़ दिया गया है, लेकिन सेल का दूसरा तार बल्ब के दूसरे तार से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर संयोजन सही तरीके से नहीं किया गया है तो बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। अगले चित्र में देखिए, यहाँ पर जो तार सेल के ऋण भाग से जुड़ा हुआ है उसको बल्ब से जोड़ दिया गया है, लेकिन जो तार धन विद्युताग्र से जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पर संयोजित नहीं किया गया, तो बल्ब यहाँ पर भी दीप्त नहीं हो रहा है। अगले चित्र में देखिए, यहाँ पर बल्ब के दोनों ही तारों को सेल के ऋण विद्युताग्र से जोड़ दिया गया है। ऐसी अवस्था में भी बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। अगले चित्र में देखते हैं, अब यहाँ पर हमने क्या किया, बल्ब के दोनों तारों को सेल के धनाग्र से जोड़ दिया है, तो ऐसी अवस्था में भी बल्ब दीप्त नहीं हो रहा। अगले चित्र में देखिए, जैसा कि चित्र ए में दर्शाया गया था, यहाँ पर हरे तार को धनाग्र से जोड़ा गया था और नीले तार को ऋणाग्र से जोड़ा गया था। चित्र एफ में देखिए, यहाँ पर हरे तार को ऋणाग्र से जोड़ा गया है और नीले तार को धनाग्र से जोड़ा गया है। ऐसी अवस्था में भी बल्ब दीप्त हो जाता है। अर्थात चित्र ए और चित्र एफ ये संयोजन के सही तरीकों को निरूपित कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत परिपथ की। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। अर्थात विद्युत परिपथ किसी भी विद्युत धारा के संपूर्ण प्रवाह को दर्शाता है। विद्युत परिपथ में धारा की दिशा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा धनाग्र से होकर ऋणाग्र की ओर बहती है। यहाँ पर तीर के माध्यम से दिखाया गया है कि सेल के धनाग्र से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि बल्ब से गुजरकर सेल के ऋणाग्र में प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार परिपथ पूर्ण हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है। जहां पर विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा, संयोजन सही तरीके से नहीं किया जाएगा, ऐसी अवस्था में बल्ब दीप्त नहीं होता है। बल्ब दीप्त नहीं होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे बल्ब का फिलामेंट या तंतु का टूट जाना, जिसे हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो बल्ब का फ्यूज होना मतलब उसमें जो तंतु रहता है वह टूट जाता है, जिससे परिपथ टूट जाएगा और परिपथ टूटने पर विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित नहीं हो सकती है, अतः बल्ब दीप्त नहीं होगा। बच्चों, अब हम बात करते हैं घर पर टॉर्च तैयार करना। टॉर्च तैयार करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? सेल, कुछ तार और एक बल्ब। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, हम सेल के धनाग्र से एक तार जोड़ेंगे और उसको बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। फिर जब बल्ब का दूसरा टर्मिनल सेल के ऋणाग्र से जोड़ा जाएगा तो बल्ब दीप्त हो जाएगा। तो हो गई ना हमारी टॉर्च तैयार। क्या हो यदि मैं सेल को यहाँ पर विपरीत दिशा में लगाऊं, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है।
यहाँ पर मैं सेल के ऋणाग्र से एक तार लेकर उसको बल्ब के टर्मिनल से जोड़ रहा हूँ और बल्ब का दूसरा टर्मिनल सेल के धनाग्र से जोड़ दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये संयोजन पूर्ण करूंगा, बल्ब दीप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमें टॉर्च बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता हुई, सेल, तार व बल्ब। लेकिन हम टॉर्च को जब चाहें तब ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर एक स्विच की भी जरूरत पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं विद्युत स्विच की। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। देखिए, मैंने यहाँ पर स्विच बनाने के लिए 2 ड्राइंग पिन्स का इस्तेमाल किया है, जिनको एक पिन की सहायता से हम जोड़ या तोड़ सकते हैं। अर्थात परिपथ को पूर्ण कर सकते हैं या परिपथ को तोड़ सकते हैं। तो स्विच यहाँ पर क्या करेगा? स्विच यहाँ पर जो विद्युताग्र है, विद्युताग्र से विद्युत धारा प्रवाहित होकर ऋणाग्र की ओर बहती है, लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होकर यहाँ तक आ जाएगी। अब क्योंकि हमारा परिपथ है वो अपूर्ण है, तो विद्युत धारा आगे प्रवाहित नहीं हो सकती। अर्थात इस अवस्था में स्विच है वो ऑफ स्थिति में है। तो स्विच विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकता है। अब हम बात करते हैं स्विच की दोनों अवस्थाओं के बारे में, विद्युत स्विच ऑन स्थिति में और विद्युत स्विच ऑफ स्थिति में। देखिए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पर इन दोनों टर्मिनलों के बीच में परिपथ पूर्ण हो गया है, तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। लेकिन यहाँ देखिए, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के मध्य परिपथ पूर्ण नहीं है, तो विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं हो सकती। अर्थात यह स्विच ऑफ स्थिति में है, जबकि यह स्विच ऑन स्थिति में है। अब हम बात करते हैं टॉर्च के आंतरिक आरेख की। घरों में इस्तेमाल होने वाली टॉर्च किस प्रकार बनी होती है? देखिए, टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है और एक परावर्तक होता है। जब बल्ब दीप्त होता है तो उसके प्रकाश को परावर्तक दूर तक परावर्तित करता है। बल्ब में विद्युत आपूर्ति विद्युत सेलों के द्वारा की जाती है। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, यह एक विद्युत सेल है, यह दूसरा विद्युत सेल है। दोनों सेलों को आपस में जोड़ दिया गया है। अब पहले सेल के धनाग्र से बल्ब का एक टर्मिनल सीधे सीधे रूप में जुड़ा हुआ है, जबकि बल्ब का दूसरा टर्मिनल तार के माध्यम से और एक स्विच की सहायता से ये दूसरे सेल के ऋणाग्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा? धनाग्र से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, बल्ब के तंतु में से गुजरेगी और दूसरे टर्मिनल से होकर वह स्विच के माध्यम से होती हुई तार के द्वारा दूसरे सेल के ऋणाग्र में प्रवाहित हो जाएगी। तो जैसे ही परिपथ पूर्ण होगा, यहाँ पर बल्ब दीप्त हो जाता है। यह स्विच एक स्लाइड स्विच होता है, अर्थात हम जब चाहें इसको तोड़ या जोड़ सकते हैं। तोड़ या जोड़ सकने का मतलब है हम परिपथ को पूर्ण या अपूर्ण कर सकते हैं। जैसे ही हम परिपथ को पूर्ण करेंगे, बल्ब दीप्त हो जाएगा और जैसे ही हम स्विच की सहायता से परिपथ को तोड़ेंगे तो बल्ब अदीप्त रहेगा। आइए अब बात करते हैं चालक परिक्षेत्र। चालक परिक्षेत्र वह व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से हम यह परीक्षण कर सकते हैं कि पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, विद्युत परिक्षेत्र एक सामान्य व्यवस्था है जिसमें एक विद्युत सेल होता है। देखिए, यह विद्युत सेल तार के माध्यम से एक बल्ब से जुड़ा रहता है और बल्ब का दूसरा टर्मिनल दूसरे तार से जुड़ा रहता है। इन दो तारों के मध्य कोई भी संयोजन युक्ति या स्विच नहीं है। तो विद्युत परिक्षेत्र में हम क्या करेंगे? जिस वस्तु को हमें परीक्षण करना है, अगर जिस वस्तु का विद्युत परिक्षेत्र जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इसमें एक सेल होता है। इस सेल से 2 तार जुड़े रहते हैं। आप दोनों में से किसी भी एक तार पर बल्ब है
वो जोड़ सकते हैं। बल्ब का दूसरा टर्मिनल हम एक अन्य तार की सहायता से जोड़ देते हैं। अब सेल का एक सिरा खुला रहता है, एक टर्मिनल खुला रहता है, और बल्ब का भी एक टर्मिनल खुला हुआ रहता है। यहाँ पर हमें जिस वस्तु का परीक्षण करना होता है वह इन दो सिरों के मध्य रख दी जाती है, जैसा कि दूसरे चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर एक धातु की कुंजी है, उसका हम परीक्षण कर रहे हैं कि यह अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देती है अथवा नहीं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि बल्ब दीप्त हो रहा है। दीप्त हो रहा है अर्थात यह वस्तु अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने दे रही है, जिससे विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाएगा और बल्ब दीप्त हो जाएगा। जिस भी वस्तु का हमें परीक्षण करना होता है वह वस्तु तारों के मध्य रख दी जाती है। इन दोनों खुले हुए तारों के मध्य रख दी जाती है। तो यदि बल्ब दीप्त होता है तो वह वस्तु सुचालक होती है, और बल्ब अदीप्त रहता है तो वह वस्तु कुचालक या विद्युत रोधक होती है। आइए अब बात करते हैं विद्युत चालक पदार्थों की। वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्विच, विद्युत प्लग, तार, धातु इत्यादि। ये सभी चीजें विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देती हैं। तो ये सभी वस्तुएं विद्युत चालक होती हैं। अब बात करते हैं विद्युत रोधक। वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, कांच, प्लास्टिक इत्यादि। आपने यह देखा होगा कि विद्युत स्विच है वह सुचालक होता है, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक का एक आवरण चढ़ा होता है जिससे हमें विद्युत से कोई नुकसान ना हो। तो बच्चों, आप जब भी किसी विद्युत उपकरण को काम में लें या उपयोग में लें तो उस वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है या यह हमारी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अतः हमें विद्युत उपकरणों के उपयोग में हमेशा ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज के इस अध्याय में हमने विद्युत परिपथ के बारे में सीखा। हम घर में टॉर्च किस प्रकार से बना सकते हैं यह सीखा। विद्युत परिपथ को पूर्ण या अपूर्ण करने के लिए हम जो युक्ति इस्तेमाल करते हैं यानी स्विच, उसके बारे में सीखा। स्विच ऑन और ऑफ स्थिति में किस प्रकार होता है यह हमने देखा। साथ ही साथ हमने विद्युत परीक्षित्र के माध्यम से चीज़ों का परीक्षण भी किया, जिससे हमें यह ज्ञात हुआ कि वे चीज़ें विद्युत चालक हैं अथवा विद्युत रोधक। बच्चों, हमें विद्युत उपकरणों के उपयोग में सदैव ही सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा कि हमने चेतावनी का संकेत भी देखा। हम कोई भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हमेशा चेतावनी लिखी रहती है कि इससे हमें नुकसान हो सकता है। अतः आप जब भी विद्युत या उससे संबंधित कोई भी परीक्षण करें तो हमेशा अपने से बड़े की निगरानी में ही करें अथवा सावधानी बरतें। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।